नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं मुखातिब हूँ लेकर एक नया मुकदमा। जी हाँ जनाब, मैं मुकदमे के टाइटल पे आऊँ आपको बताऊँ कि मुकदमा किस बारे में है। तो देखिए जनाब, दो लोग आपस में लड़ते हैं 1000 रुपये के लिए और मामले को निपटाने के लिए वकील साहब को फीस देते हैं 2000 रुपये। तो जनाब, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। जी हाँ जनाब, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। तलाश तो उस पानी की कर जो आग को बुझा सके। तो यह मुकदमा एक ऐसी ही अदावत के बारे में है जिसने देश को फिलहाल झकझोर रखा है। ये अदावत दुश्मनों और दोस्तों में नहीं होती, अदावत तो दोस्तों में ही होती, घर में ही होती है। तो हाँ जनाब, मैं उसी घर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है शिवसेना। बाला साहब ठाकरे के द्वारा स्थापित पार्टी शिवसेना, जिसका कभी महाराष्ट्र में परचम फहराया करता था। जी हाँ जनाब, मैं बार बार आपको बता दूं कि मेरा चैनल कानूनी है और मैं इसमें कानूनी बातें ही करूंगा। राजनीति आती जाती है, लेकिन इस देश की राजनीति आपको पता है वह भी कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में संचालित होती है। उस पर कभी और बात करूंगा। आपने देखा कि किस तरह नुपुर शर्मा की एक टिप्पणी ने देश में आग लगाई और वह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जज साहब ने क्या कहा, यह विषय कभी और। फिलहाल तो मुंबई की अदावत, महाराष्ट्र की अदावत, शिवसेना की अदावत हमारे आज के इस कानूनी चैनल का एपिसोड है। तो आओ चलें, तलाश करें उस पानी की जो इस आग को बुझा सके। तो जी हाँ जनाब, आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की आग, शिवसेना की आग फिलहाल ठंडी पड़ गई। जी हाँ, सरकार तो बन गई है, सरकार तो बन गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कानूनी जंग यहीं खत्म हो जाएगा? मैं राजनीतिक जंग की बात नहीं कर रहा हूं। ये चुनाव लड़ेंगे, ये जनता के बीच जाएंगे और साबित करेंगे कि कौन जनता का असली आशीर्वाद का हकदार है, कौन असली शिवसेना है और कौन नकली शिवसेना है। यह तो जनता तय करेगी। बीएमसी का चुनाव सर पर है, 2024 का चुनाव भी सर पर है। मैं तो कानूनी जंग की बात कर रहा हूं। मैं उस जंग की भी बात नहीं कर रहा जो फिलहाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार बनाने की इजाज़त दे दी है, स्पीकर के फैसले पर रोक लगा दिया है और फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार बन गई है। अब जो अगली लड़ाई होनी है जनाब, मैं उसकी तरफ बात कर रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, आपने अगर मुझे न्यूज़ चैनल पे इस विषय को संबोधित करते देखा है या सुना है, तो उसका यूट्यूब पे आज भी वीडियो क्लिप्स मौजूद है। मैं यहाँ नहीं डाल सकता, कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा था कि यह जो एकनाथ शिंदे गुट है वह बड़ी आसानी से एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर निकलकर सरकार बनाने में सफल होगा। अगर आपने मेरा यह वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ इसी चैनल में ये दोनों के दोनों वीडियो मौजूद हैं। न्यूज़ चैनल न्यूज़ एक्स पे उस दौरान की गई मेरी टिप्पणी, दिए गए मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल विचार भी मौजूद हैं। आप जाकर उसे ज़रूर देखें। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने यह स्वीकार किया है एक इंटरव्यू में कि कैसे एकनाथ शिंदे ग्रुप और भाजपा इस ऑपरेशन पर कानून से, एंटी डिफेक्शन लॉ से कैसे बचकर निकलना है, इस पर लगातार उनसे राय मशवरा और सलाह कर रहे थे। खैर, यह बात तो आज सार्वजनिक डोमेन में आई, लेकिन जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी और जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में मैंने आपसे काफ़ी विस्तार से चर्चा की है अपने पिछले दोनों वीडियोस में।
तो आप उसको ज़रूर देख लें। और जनाब, अगर आपने अभी तक कानून में आप इंटरेस्ट रखते हैं, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपका ज्ञान वर्धन करती है, आपके ज्ञान में इजाफा करती है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स, लॉ के छात्र, तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप बेल आइकन बटन को दबाकर ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन की सूचना प्राप्त करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं हूं आपका कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपकी इजाज़त से आइए हम इस नई अदावत की कहानी की शुरुआत करते हैं, इस नए मुकदमे की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकदमा है। आप कहीं दूर हैं तो चैनल्स में शामिल हो जाइए। देखिए जनाब, जो अगली लड़ाई है, अब वह पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, उसको लेकर होगी। सर पर बीएमसी चुनाव है, दोनों गुट चुनाव में जाएंगे। किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? कौन बोलेगा तीर धनुष पर मुहर लगाकर शिवसेना को विजय बनाए? सिंबल तो एक है। चलिए, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना ब्रैकेट बाला साहब नाम अपने लिए चुन लिया, तो मान लेते हैं कि नाम की लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन फिर क्या एकनाथ शिंदे ग्रुप तीर धनुष, जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, जिसको जनता बच्चा बच्चा जानता है, जिस पे इतनी मेहनत की गई है, सालों की मशक्कत की गई है जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए, जैसे भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है, आप सब जानते हैं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, पंजा है। आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। बहन मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी है। और अखिलेश जी तो साइकिल पे चलते ही हैं। आप जानते, मैं साइकिल की बात भी करूंगा, साइकिल अखिलेश जी की नहीं है, मैं बताऊंगा। तो जनाब, खैर, अगर मैं राष्ट्रीय पार्टियों की बात करूं तो कमल और हाथ, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और ये दोनों सिंबल, एक कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा लोटस कमल भाजपा को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना अपने तीर धनुष के चुनाव के साथ, चुनाव निशान के साथ चुनाव में जाती रही है, और महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा शिवसेना को तीर धनुष के नाम से जानता है, पहचानता है। वोटर उसी पर मुहर लगाकर शिवसेना को विजय श्री दिलाते आए। मसला वो चुनाव चिन्ह बाघ का भी है, ठीक है। तो इन दोनों सिंबल पर अब किसका कब्जा होगा, और अब इसको लेकर एक बार फिर अदावत छिड़ेगी, एक बार फिर जंग छिड़ेगी। यही विषय है आज के इस एपिसोड का जनाब। तो देखिए इसके बारे में कानून क्या कहता है। चीज़ें जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर तय हुई, सरकार बनी, उसी तरह से इस मसले का फैसला, इस अदावत का फैसला कानून के आधार पर होगा। आपने देखा है, चाहे वह समाजवादी पार्टी चाचा और भतीजे की लड़ाई रही हो, चाहे वह इधर चिराग पासवान, रामविलास पासवान चाचा और भतीजे की लड़ाई रही हो, तो उसमें ये दोनों मसले बने, चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम, कि इसका इस्तेमाल कौन करेगा। समय मिला तो मैं इन दोनों घटनाओं की, ताज़ा तरीन घटनाओं की, जॉर्ज फर्नांडिस के चुनाव, समता पार्टी के लड़ाई की, उसके चुनाव चिन्ह की, इत्यादि इत्यादि बातें करूँगा। नहीं मिला तो मैं आपको बता दूं कि आखिर ये अदावत, आखिर ये मसला, आखिर ये झगड़ा किन कानूनों के तहत निपटाया जाएगा और किसके द्वारा निपटाया जाएगा। देखिए, जहाँ तक नेम ऑफ पार्टी, पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का मसला है, इसमें खास करके रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए, रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इस मामले में इलेक्शन कमीशन अंतिम सत्य है, पहला और अंतिम विकल्प है। तो यह मसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि इस मामले में
इलेक्शन कमीशन अंतिम विकल्प है, पहला और अंतिम विकल्प है, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि यह मसला एक मसले में जिसमें सादिया अली एंड अदर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पास आया था जिसका टाइटल है सादिया अली एंड अदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1976। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सादिया अली एंड अनदर वर्सेस ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1976। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट फैसला दे दिया कि नाम और सिंबल की लड़ाई के फैसले का पूरा के पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास सुरक्षित है। ध्यान रखिए, रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड पार्टी। रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए दूसरा विकल्प है, उसकी चर्चा कभी फिर किसी और एपिसोड में करूंगा। तो फिलहाल मैं शिवसेना के मुद्दे पे हूं और यह इसी क्लाउज के तहत आता है, रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी एंड रजिस्टर्ड पार्टी। तो इसका फैसला इस मुकदमे के आलोक में सादिया अली एंड अनदर वर्सेज ECI 1976 के आलोक में होगा। अब देखिए कानून क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन आखिर किसको सिंबल देना है, कौन सा देना है, क्या नाम है, यह कैसे तय करता है, यह किस लॉ से तय होता है। इसमें कभी एक बार संसद में कानून पारित करने की बात हुई थी 67 में, लेकिन वो फिर और विषय है, मैं उसकी बात करूंगा। फिलहाल जिस लॉ के तहत यह मसले तय होते हैं उस लॉ का नाम है द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। I repeat, the election symbol reservation and allotment order 1968। जनाब, इस ऑर्डर के जरिए ही यह सारे मसले इलेक्शन कमीशन तय करता है। तो यह जो ऑर्डर है उसके आधार पर किसी भी पार्टी का सिंबल या उसका नाम रिकॉग्नाइज किया जाता है। शुरू में उनके पास चॉइस होते हैं, वो दे देते हैं और इलेक्शन कमीशन जो भी गाइडलाइंस है, जो भी ऑर्डर्स है, उसके तहत उनको नाम और सिंबल अलॉट करती है। अब होता है कि आखिर थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब देश में पहला चुनाव हुआ, दैट इज़ जब देश में पहले चुनाव की बात की गई और पहला चुनाव हुआ, तो उसी साल भारत का पहला सेंसस आया, दैट इज़ 1951। सेंसस भी पब्लिश हुआ और जनरल डेमोक्रेटिक इलेक्शन की घोषणा भी हुई। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ तो यह गलत भी नहीं होगा कि आज आपकी साक्षरता दर भले जो भी हो, केरल जैसे राज्य हैं जहां साक्षरता दर 100 है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़र में हम सब लोग आज भी इलिटरेट हैं। आपको मेरी बात अजीब लग रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं साबित करूंगा अपनी बात को, या फिर मैं उसकी बात कभी और करूंगा, यहाँ समय नहीं है। तो आइए, मैं इस विषय पे रहता हूँ, लेकिन मेरी बात को ताकीद कीजिए, याद रखिए, इलेक्शन कमीशन की नज़र में भारत की जनता, बहुतर जनता आज भी अशिक्षित है, इलिटरेट। अब वो कैसे, उसकी चर्चा समय मिला तो आगे करूंगा, नहीं तो फिर किसी अगले एपिसोड में। तो जी हाँ जनाब, तो इस तरह से इलेक्शन सिंबल की शुरुआत हुई, क्योंकि भारत की लिटरेसी रेट पहले सेंसस के हिसाब से मात्र 18% थी और यह माना गया कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनके लिए कैंडिडेट और पार्टी का नाम पढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए उनकी जहन को ताज़ा रखने के लिए, उनको याद कराने के लिए वो चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल की वकालत की गई और उसको मान लिया गया, और इस तरह से चुनाव चिन्ह की शुरुआत हुई अशिक्षित, गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब 70 साल बाद आखिर यह परिपाटी क्यों कायम है, मेरे समझ से परे है। आप सवाल पूछिए, और कम से कम BMC के चुनाव में क्या मुंबई में भी लोग गैर पढ़े लिखे हैं?
कम से कम शहरी क्षेत्र में आखिर एक शुरुआत तो होती, एक बदलाव तो होती। आप ठप्पा लगाने की जगह ईवीएम ले आए, अच्छा किया। आखिर यह सिंबल का इस्तेमाल क्यों, कब तक और कब तक इस सिंबल पे लड़ाई? खैर, जैसा मैंने कहा वह एक अलग विषय है। आप एपिसोड में बने रहिए, जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा सिंबल के बारे में। खैर, फिलहाल जो मसला है कि यह सिंबल डिस्प्यूटेड हो जाएगा और डिस्प्यूटेड हो चुका है। दोनों दल इस पे अपना अपना दावा करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है आखिर इसका फैसला कैसे करेगा या कैसे इस चीज़ों का फैसला होगा। तो देखिए, इस तरह के राइवल दावे, इस तरह के दो विपणार्थक ग्रुप के दावे, दो गुट के दावे को डिसाइड करते वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वह इसी इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के सेक्शन के हवाले जा कर के इसका फैसला करेगा और या तो इनमें रजामंदी हो जाए और नहीं तो दोनों पार्टियां, क्योंकि अब रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो पुराना ग्रुप है, ये सरकार में है, इस पे अपना दावा पेश करें। मेरे अनुभव के हिसाब से, कानून के हिसाब से, पीछे के केस को देखने के हिसाब से इलेक्शन कमीशन तत्काल प्रभाव से शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह तीर धनुष को फ्रीज कर देगा। कहेगा जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप दोनों ही पार्टियां इस सिंबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सवाल होगा, ये दोनों पार्टियां फिलहाल किस आधार पर चुनाव में जाएंगी? तो इलेक्शन सिंबल इनको 3-3 नामों की सूची देने को कहेगा और फ्री सिंबल्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास। आप जा कर के उसके वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसमें पेन से लेके तलवार, टॉर्च, पंखे इत्यादि इत्यादि सिंबल्स हैं। उनमें से इनको 3-3 का चॉइस मांगेगा और उपलब्धता के आधार पर इनको स्टेट टू स्टेट, वो सिंबल राष्ट्रीय नहीं होगा, वो स्टेट के लिए, उसी चुनाव के लिए वैलिड होगा। तो जब ये पार्टियां हर बार नए स्टेट में या नए चुनाव में जाएंगी तो इनको फिर से अपना सिंबल मांगना पड़ेगा, नाम ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया के तहत शिवसेना के नाम और चुनाव सिंबल का फैसला होगा। यही कानून है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन पंखे की हवा खाता हुआ नज़र आता है और कौन हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर लेकर उड़ता हुआ नज़र आता है, या फिर गले में टाई लगाकर पार्टी में डांस करता हुआ नज़र आता है, या फिर थाली बजाता हुआ या ग्लास लेकर वोट मांगता हुआ नज़र आता है। फिलहाल मुझे एडवोकेट अजय कुमार पांडे को इजाज़त दीजिए। घटनाएं दिलचस्प मोड़ ले रही हैं। कानून को इस अंदाज में पेश करने का यह अंदाज आपको कैसा लगता है, मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। जाते जाते मैंने कहा था कि एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। तो जी हाँ जनाब, यह पहले चुनाव से संबंधित है। जब देश में इलेक्शन सिंबल्स की कवायद शुरू हुई तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी को स्टार सिंबल मिल गया। जी हाँ, अब इलेक्ट्रेट का आलम ये था, जो मत देने वाले लोग हैं उनके राजस्थान के, वो इसको मानने को, समझाने के बाद स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने महारानी को घुड़सवारी करते हुए जयपुर में देखा था, तो इसलिए जब उस इलेक्टोरल रोल में एक घोड़े वाला आदमी था, वो कहते थे यही महारानी का सिंबल है, और कई लोग उस पर वोट लगाए। बड़ी मुश्किल से महारानी और महारानी के लोगों ने जनता को समझाया कि नहीं भाई, हमारा सिंबल तो स्टार है। फिर भी लोग नहीं माने और वो बोले महारानी हैं तो फूल इनके साथ चलेगा, तो कई लोगों ने जाके फूल पे मुहर लगा दिया। तो ये आलम था सिंबल का।
और जनाब बात इतने से भी नहीं बनी, लोगों ने और समझाया तो बड़ी मुश्किल से जिन लोगों ने माना कि महारानी का सिंबल स्टार है, तो उसी इलेक्टोरल रोल में उस मत पत्र में एक सिंबल सूरज भी था। तो उन्होंने कहा महारानी तारा हैं तो महाराज सूरज हैं, और महारानी को वोट देने के लिए तारा और सूरज दोनों पे ठप्पा लगाना होगा। अब आप जानते हैं कि जब आप 2 वोटों पे ठप्पा लगाएंगे तो वो मत महारानी को नहीं जाएगा, वो काउंट नहीं होगा, वह इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो बड़े दिलचस्प किस्से हैं आशिक तेरे गलियों के, इस चुनाव की गलियों के, इस चुनाव के सिंबल के। दूसरी चुनाव 62-68 आते आते वेस्ट बंगाल में अगर एक आदमी को हाथी चुनाव चिन्ह मिल गया, एक पार्टी को हाथी चुनाव चिन्ह मिल गया, बहन मायावती जी को तो अब मिला है, तो जनाब वो हाथी लेकर ही अपना प्रचार करते थे, और एक को तो शेर मिला। जी हाँ जनाब, वो जिंदा शेर पिंजरे में बंद करके लाते थे और उस शेर के सहारे शेर की सवारी करते हुए अपना चुनाव प्रचार करते थे। तो मैंने कहा था दिलचस्प किस्से हैं, मैं बताऊंगा। और आपने तो यूपी में हाल देखा ही है कि करोड़ों की गाड़ियां और उस पे साइकिल। हाँ, समाजवादी पार्टी अपने अखिलेश भैया तो साइकिल उत्तर प्रदेश में BMW को खींचता है, मर्सिडीज को खींचता है जनाब, ऑडी को खींचता है, सफारी, हाँ फॉर्चूनर, सब उत्तर प्रदेश में आते आते साइकिल की सवारी करने लगते हैं। तो ये है कुछ चुनाव सिंबल और उसके किस्से। और यह साइकिल चलते चलते जब आंध्र प्रदेश में पहुंचती है तो यह अखिलेश भैया के हाथों से निकल जाती है और यह तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव सिंबल बन जाती है। जी हाँ जनाब, इसी साइकिल पर अभी हाल में ही जिनका स्वर्गवास हुआ, मेरे भाई भीम सिंह जी की नेशनल पैंथर पार्टी का चुनाव सिंबल बन जाता है। और यही साइकिल पर मणिपुर में भी एक राजनीतिक दल अपना चुनाव लड़ता है। तो यह हैं कुछ दिलचस्प किस्से चुनाव के और चुनाव सिंबल के। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। जाते जाते सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।